मैं दूसरी बार एजीएस के दोस्तों से मिल रहा हूं और पहली बार रवि साहब से मिल रहा हूं। आज जब उनके बारे में बताया जा रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दो बातें हम में कॉमन हैं। हम दोनों इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं। ये बात अलग है कि मैं फरार हो गया और उन्होंने पूरी की। ये भी अलग बात है कि हम दोनों अलग अलग सेक्टर्स में गए और ये 1992 का ही दौर था, 1992 के आसपास का वक्त था जब मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि हिंदी की कविता जो कुर्ते पजामे में है, जो एक गांधी आश्रम के झोले में है, जो रबड़ की चप्पल में है, वो इंटरनेशनल ब्रांड बने, पूरी दुनिया में जाए। बताया गया कि देश की वित्त मंत्री ने तारीफ की एजीएस की। ये सचमुच बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो मुश्किल से ही किसी की तारीफ करती हैं। हिंदुस्तान में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर बनने की, अच्छा एंटरप्रेन्योर, हमारे टाइम में तो इंटरप्रेन्योर था। फिर मेरी बेटी ने बताया कि गलत बोलते हो, त्रय लगता है इसके अंदर। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी का पता नहीं है कि कब बदल जाती है। हम तो मेरठ कमिश्नरी के लोग हैं, हमारी तो इतनी खराब है कि मुझसे तो अभी कोई कह रहा था जी मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। मैंने कहा मेरा भी वही खराब है जो तेरा खराब है। तो जो हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर है उसकी जो फ्लाइट है वो जिस जगह आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो यहां आके तो विराम में आ जाती है। इस देश में 1 से 10 करोड़ रुपया कमाना बहुत कठिन है, मुश्किल है। लेकिन 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का या 200 करोड़ रुपए का ड्रीम देखना मुश्किल नहीं है। 2-3 बैंक के मैनेजर से आपका परिचय होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये हांगकांग जाना पसंद करते हैं, बैंकॉक या हरिद्वार जाना पसंद करते हैं। 10 से 100 करोड़ कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 अच्छे MBA रखिए जिनको PPT में महारत हो। हाँ, यहां भी बैठे होंगे बहुत सारे। तो 2-3 MBA अच्छे हो, 2-3 CA अच्छे हो, कंपनी सेक्रेटरी अच्छा हो, 3 मैनेजर अच्छे हो, तो आप 100-200 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। इस 100-200 करोड़ में पहुंचने में क्या होता है कि मर्सिडीज से लेके घर से मतलब पत्नी के अलावा सब इंस्टॉलमेंट पे होता है। अब इसमें गणेश पूजा से लेके आपकी जयपुर वाली मौसी की लड़की का देवर, उस तक का इलाज आपको कराना है। क्योंकि आप 200 करोड़ के टर्नओवर के आदमी हो गए हैं। फिर आदमी कभी मतलब चादर खींचता है, कभी पैर खींचता है, कभी कंपनी को देखता है, कभी एम्प्लॉयज को देखता है, कभी बोनस देखता है, कभी दिवाली देखता है। इस दौरान अधिकांशतः हर हिंदुस्तानी 90%, 10% रवि साहब जैसे थोड़े हो सकते हैं जो बाहर हो इससे लिस्ट से, उनकी जिंदगी में 2 चीज जरूर होती हैं। एक तो मास्टर, एक गुरुजी होते हैं जिनका फोटो हर जगह लगा रहता है, कार में हर जगह, और एक मिस्ट्रेस वो जरूर होती है जो गुड़गांव में कहीं रहती है। और तो जब वो इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअलिटी एग्जॉस्ट कर जाता है तो वो मास्टर के पास जाता है, और बाकी वैसे एग्जॉस्ट कर जाता है तो वो, और धीमे धीमे उसको अचानक 40-45 के पास एक दिन उसको पता चलता है कि जो दर्द हुआ है ये गैस का नहीं है, 2-4 नलियां बंद हो गई हैं। फिर डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अब बेटा थोड़ा स्ट्रेस कम कर दो, ये चिकनाई खाना बंद करो, ये बंद करो, दौड़ो मत, सोचो मत। और यहां से उसके जीवन में वेदांत आना प्रारंभ होता है। वो पतंजलि की बात करने लगता है, गाय का दूध कैसा होता है, और ऑर्गेनिक फूड में क्या खाना चाहिए, और लाइफ में क्या रखा है, कब तक पैसे के पीछे भागोगे, ऐसी बातें वो करनी शुरू कर देता है। अच्छा, उसके जो बेटे बेटियां होते हैं उनको पता नहीं होता है कि पापा की जिंदगी में क्या चल रहा है। वो पट्टे कहीं न्यूयॉर्क के किसी कॉलेज में, लंदन के किसी कॉलेज में पढ़ लिख रहे होते हैं, और वो पौंड को उसी तरह खर्च कर रहे होते हैं जिस तरह हम रुपये को खर्च कर रहे होते हैं। फिर धीमे धीमे वो कहना शुरू करता है हमारी तो लाइफ हो गई। फिर वो संस्मरण पुरुष बन जाता है। कैसे शुरू किया था, इतने पैसे नहीं थे, एक बार की बात है मेरी जेब में केवल 5 रुपए थे, ऐसी बातें शुरू कर देता है। तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान जैसा डाइवर्स कंट्री, जहां अभी लोकतंत्र अपने पूरे सरूर पर नहीं आया है, जहां चीजें अभी लाइंड अप नहीं हुई हैं, जहां डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, जहां पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जहां लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है, जहां करप्शन का एक स्पेसिफिक लेवल है, ऐसे वक्त में बिना अपनी हिम्मत हारे एक आदमी ने 1992 से अगर 2020 आते आते एक छोटे से संस्थान को यहां तक पहुंचाया है तो यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहां जो थकान आती है, इस मुल्क में काम करते वक्त जो थकान आती है
वो थकान आप पर, मन पर, आत्मा पर, सब जगह हावी होती है, क्योंकि आप इतनी फैलेसीज, इतनी आप एडवर्सिटीज झेल चुके होते हैं, आपको लगता है यार कहाँ झक मारोगे, जो हो रहा है बहुत ठीक है। फिर आप अपने से नीचों को देखते हो कि इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप जब बड़े बन रहे होते हैं, जब आपका ब्रांड बन रहा होता है, तो आपके साथ पढ़ने वाले लोग, साथ रहने वाले लोग जो पीछे छूट गए हैं, वो बीच बीच में आपको रिमाइंडर मारते हैं कि तू बड़ा हो गया है, और आप उनको भरोसा करने लेते हैं कि हाँ हो ही गया हूं यार, ये लोग इतने लोग आके कह रहे हैं, सुबह दोपहर शाम आके कहते हैं, और यहां आपके जीवन में संतोष आना प्रारंभ होता है। तो अगर आपकी कंपनी के सबसे पहले व्यक्ति के अंदर ये झील है, जिसके पास कुछ नहीं था, कि वो 2020 में इस कंपनी को यहां तक लाए, तो इस हॉल में बैठे हुए जितने लोग हैं जिनके पास ये कंपनी है, अगर वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो अपराध कर रहे हैं। हम जिन लोगों से सीखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, इस देश में आदत है और दुनिया में भी आदत है कि दुनिया के जो लोग जिनसे हम सीखना चाहिए, उनसे जब नहीं सीखना चाहते हैं, तो उन्हें हम किस्से कहानियों में कैद कर देते हैं। जैसे दुनिया में जितने भी भगवान आए हैं, पृथ्वी पर जितने भी अवतार आए हैं, उन्होंने आदमी की तरह जिंदगी जी है, और इन सारी चुनौतियों से लड़के उन्होंने हमें बताया कि ऐसे जीता जाता है। वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो ईसा मसीह हो जो एक सामान्य आदमी की तरह आए, चाहे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब हों जिन्होंने एक सहरा में, एक रेगिस्तान में इतने सारे लोगों की फौज खड़ी की, चाहे वो हमारे दशम गुरुओं की परंपरा हो, चाहे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने निहत्ते इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य को यह बताने की कोशिश की कि ऐसे किया जाता है। देख, तेरी जिंदगी में तो कोई भी कष्ट नहीं है, मेरी जिंदगी देख, मेरी जिंदगी में कितना कष्ट है, राम के यहाँ कितना कष्ट है, कृष्ण के यहाँ कितना कष्ट है, गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ कितना कष्ट है, कि पिता का भी बलिदान दिया है, चारों बेटों का भी बलिदान किया है, और खुद भी इस देश धर्म के लिए, मनुष्यता के लिए कुर्बान हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, उनका मंदिर बना देते हैं, उनका गिरजाघर बना देते हैं, उनका गुरुद्वारा बना देते हैं। तो फिर हम कहते हैं ये तो भगवान है, हम कैसे कर सकते हैं। और आप कहाँ से कुछ कर सकते हैं। अभी जो जिन्होंने किया था वो हैं या नहीं चले गए हैं, जो आर्टिस्ट थे यहाँ पे जो कर रहे थे, मतलब हुनर के लिए कोई आवश्यक ही नहीं है, मुट्ठी भर रेत हाथ में हो तो हुनर बोलता है। उस आदमी का बोला, उसके पास कुछ नहीं था। लोग कहते हैं ना मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। अरे भाई, उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, वो इस जुहू के किनारे से 2 मुट्ठी रेत लाया था और उसके पास उंगलियां थी। दुनिया में एनाटॉमी के बड़े लीडर्स आपको बताएंगे कि हम चिंपांजी से विकसित जब हुए हैं, हम में और चिंपांजी में केवल एक ही अंतर है, हम ये अंगूठे को इस छोटी वाली पहली उंगली से मिला लेते हैं, चिंपांजी मिला नहीं पाता, वो यूं ही पकड़ता है, मिला नहीं सकता इसे, इसलिए वो कलम नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो कूंची नहीं पकड़ सकता। ये मनुष्य को अतिरिक्त दिया भगवान ने कि इन दोनों हड्डियों के बीच ये लोच दी कि पकड़ सके। और हम अपने काम को, अपने हाथ के काम को बुरा समझते हैं। समझ में नहीं, हमें नहीं आता है कि ईश्वर ने जो हमें दिया है वो अपने से बस थोड़ा सा कम दिया है, ईश्वर बनने की सारी संभावनाओं के साथ दिया है, पर हमको लगता है कि ये करना मुश्किल है। इसलिए सपनों के पीछे अगर आपने जागना बंद कर दिया तो जिंदगी बेकार है। और एक पल के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि अगर आपने एज ए टीम लड़ लिया उस चुनौती से, तो आप हंस के याद करते हैं। अभी जब मैं पहले आ गया था हॉल में, मैंने रवि भाई से एक ही सवाल पूछा था कि ये सब तो ठीक है, ये बताइए कि नोटबंदी के टाइम कैसे मुकाबला किया था। और उनके चेहरे पे एक स्माइल थी कि हाँ टफ था, वो हो गया था। लेकिन हम ये कहना हाँ टफ था, हो गया था, ये तो 1 सेकंड का वाक्य था, लेकिन इसमें आप सबकी जो रातें लगी होंगी, जो मेहनत लगी होगी, उसे मुझ जैसा आदमी महसूस कर सकता है। वो जो आंसू बाहर खड़े लोगों के थे जिनको पैसा नहीं मिल रहा था, उन सब आंसुओं को आंख के अंदर रोकने की जिद आपकी थी कि हम जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा कर देंगे कि इनमें कोई आदमी रोए ना, किसी का आंसू ना निकले। जो भी हुआ है, हर आदमी को नोट मिल सके, हर आदमी को काम मिल सके। इस दुनिया में सबसे बड़े काम बड़े लोगों ने नहीं किए, सामान्य लोगों ने बड़े तरीके से किए। और बड़े होने की राह पर जो सो कॉल्ड बड़प्पन है, जिसमें जनता देखे सुने, आपके बारे में बात करे। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ, गाजियाबाद जिले के पास एक छोटा सा कस्बा है पिलखवा, वहाँ चादरों वादरों का काम होता है। मेरे पिताजी टीचर थे। और हिंदुस्तान में जो शिक्षा है ना, वो आपको एक काम की तरह दी जाती है। जैसे विदेश में जो विश्वविद्यालय हैं, अगर कुछ लोग गए हों तो वहाँ क्या है कि एक बड़ा बिग बाजार टाइप का है, एक ओपन मार्केट है यूनिवर्सिटी,
चीज़ें रखी हुई हैं, ये स्विमिंग का है, ये डिक्लेमेशन है, ये डिबेटिंग सोसाइटी है, ये एंटरप्रेन्योर्स क्लब है। आपका मन है जाइए, आपका मन है हॉस्टल में सोते रहिए। हिंदुस्तान में तो बाकायदा कोर्स है, मार के पढ़ाया जाता है, ये कर, नंबर आते हैं और नंबर का बड़ा प्रेशर रहता है। और मतलब बाप बिल्कुल टेस्ट में भी गए। हमारे पड़ोस में ही एक चौधरी साहब, उन्होंने अपने लड़के से कह दिया कि ससुरे तू हर महीने फेल हो जाता है, ये छमाई अगर इसमें फेल हो गया तो मुझे पापा कहने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो सुबह बस से उतरा तो उन्होंने पूछा, हाँ भी राजू क्या हो गया? बोले रहने दे रामपाल, वैसे ही मूड खराब है मेरा। ऐसी सिचुएशन से जो लोग देश में निकले, चाहे छोटे कस्बों से निकले, छोटी जगहों से निकले, उन्होंने अपनी एडवर्सिटीज को अपनी अपॉर्चुनिटीज बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आपने पढ़ा होगा फायर ऑफ द विंग्स में, एनडीए में सेलेक्ट हुए और अपनी बहन के गहने बेचकर देहरादून में आए एग्जाम देने के लिए, एक तरफ का किराया लेके, ये सोच के कि सेलेक्ट तो हो ही जाऊंगा, और अनलकीली वो सेलेक्ट नहीं हुए। तो कभी आप ऋषिकेश गए हो, वहां शिवानंद आश्रम है, अब तो बहुत सारे कैफे बन गए हैं, वहां एक पहाड़ी है, वहां से वो आत्महत्या करने के लिए गए कि अब घर जाके वापस क्या करूंगा, जिंदगी में कुछ बचा नहीं, पहुंचूंगा कैसे केरल तक। वहां उनको स्वामी शिवानंद सरस्वती ने देख लिया घूमते हुए। वो उठे थे पूजा से और खाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा एक लड़का बेचैन घूम रहा है, नीचे से नाप रहा है, पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है। तो वो तुरंत गए, उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया? तो उसने कहा साहब मैं मरना चाहता हूँ, मैं ऐसे से आया था, ये नाम है मेरा। तो शिवानंद जी उनको ले गए अपने आश्रम में कि अच्छा चलो सुबह देख लेना, अभी तो तुम खाना खा लो, तुम्हारा काम जो है तो सुबह कर लेना। तो उन्हें वो ले गए, खाना खिलाया और उन्हें पैसे दिए किराए के कि वापस लौट जाओ। तो सुबह चलते समय एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो युवक ही थे उस समय 17-18 साल के, उन्होंने शिवानंद सरस्वती से पूछा कि आप तो महात्मा हैं, भगवान के बहुत निकट हैं, मुझे बता सकते हैं कि मेरा एग्जाम भी अच्छा हुआ, मेरी इंटेंशन भी बड़ी पवित्र है, मेरी बहन ने अपना कड़ा बेच के मुझे भेजा, भगवान ने मुझे ये नौकरी क्यों नहीं दी? जो उत्तर उन्होंने दिया असफलता के बाद हर बार इस कहानी को दोहराइए। शिवानंद जी ने उस 17-18 साल के लड़के से कहा, जो बाद में देश की सबसे मोहब्बत पाने वाला आदमी बना, उसको कहा भगवान ने तुम्हें ये वाला काम इसलिए नहीं दिया क्योंकि शायद भगवान तुम्हें इससे बहुत बड़ा कोई काम देना चाहता है। तो एवरी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आपके द्वारा खोया गया हर पल जिसमें आप ये सोचते हैं कि ये तो नुकसान हो गया, उसको अगर आप ये मान के चलेंगे कि कोई बेहतर चीज इंतजार कर रही है। और मैंने जीवन में ये किया है, मैंने जीवन में 2-3 पराजय देखी हैं जिन्हें सो कॉल्ड पराजय कहा जाता है, जिसका एक जिक्र तो ये अभी कर रहे थे कि हमारे कुछ बनाए हुए वहां बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारा ही बना दिया। लेकिन मैं अब भी काम कर रहा हूं, आप लोगों के बीच जा रहा हूं, दुनिया भर में जा रहा हूं, गूगल जा रहा हूं, कैलिफोर्निया असेंबली जा रहा हूं, क्योंकि मुझे सदा यह लगता है ईश्वर ने किस इससे बड़े काम के लिए मुझे नियुक्त किया है। तो जब सबसे पहली चीज है एडवर्सिटीज से आंख मिलाना। चुनौती भगवान की सबसे खूबसूरत लड़की है और भगवान उसका हाथ किसी योग्य आदमी के हाथ में देता है, खराब आदमी के हाथ में देता है, बहुत चुन के देता है। अगर इस करेंसी के डिजिटलाइजेशन का, इस एटीएम का, इस डिमोनेटाइजेशन का अगर आपको दिया, आपने संभाल लिया। हम तो डरते थे, प्रधानमंत्री जब 8 बजे आके बोले भाइयों और बहनों, तो पहली चीज जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो थी यही कि एडवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटीज समझिए। अगर वो जब तक आप समझ रहे हैं तब तक आप विनर हैं। और दूसरी जो की है पेशेंस। 3 पी हैं प्रोग्रेस के लिए। पहली है पेशेंस, धैर्य रखिएगा। राम को देखिएगा, आप कृष्ण को देखिएगा, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी को देखिएगा, सोच के देखिएगा किसी आदमी की ह्यूमैनिटी के नाम पर 4 बेटे हैं, चारों बेटे काम आ गए, अब बेटा ही नहीं है कोई भी। और गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने उनसे पूछा, माता सुंदरी ने, कि मेरी कोख खाली हो गई, चारों बेटे चले गए। जो उन्होंने जवाब दिया वो शायद उस कम्युनिटी के लिए आपकी तालियां हो जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया। गुरुदेव ने कहा कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, और 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, अभी तो हजारों बेटे मेरे जिंदा हैं। दूसरा है धैर्य, पेशेंस, कि आप धैर्य कितना रखते हैं अपने काम करने के लिए। अधैर्य हमें मरवाता है, जल्दबाजी हमें मरवाती है। और दुनिया की कोई भी चीज आप देख लीजिए, जिसके पास भी सफलता आई है शॉर्टकट से नहीं आई है। ये तो जितनी शॉर्टकट की स्टोरियां चलती हैं हमारे चारों तरफ, फिल्मों में चलती हैं, ग्रास रूट से कटे हुए ऐसे लोगों की जमात जो है वो 135 करोड़ के देश में कितनी छोटी है। हम 130 करोड़ हैं और इतने तो काउंटेड हैं।
130 करोड़। बट हमने इसे ताकत नहीं बनाया। अब ये 130 करोड़ लोगों के हैं, इनका डिजिटलाइजेशन होना है, इनके रेवेन्यू एक्सचेंजेस का, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। हर वो आदमी, एक बात मैं आपसे बोलूं, आपका एटीएम जिसको आप तैयार करके भेजते हैं, आप जब उसके प्रोसेस में होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उसकी बॉडी शेप कर रहे होते हैं, उसको भेज रहे होते हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उस ट्रांजेक्शन को देख रहे होते हैं, मेरी एक ग्राहक की तरह, एक एंड यूजर की तरह आप ये बात समझिए कि उसके सामने खड़े होने में मेरा आत्मविश्वास कि मैं एक ये प्लास्टिक का कार्ड लेके जा रहा हूं, एक मेरे पास पासवर्ड है और इसमें से मैं अपनी कमाई का पैसा निकालूंगा। सरकार और बैंकिंग के अलावा इसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का 80% हिस्सा है वो इस हॉल में बैठे हुए लोगों का है, इस कंपनी का हिस्सा है। उसका जरा सा भी माल फंक्शनिंग, उसकी जरा सी भी प्रॉब्लम मुझे जो आत्मविश्वास को तोड़ता है, वो आप अगर उसे ध्यान में रख के करते हैं काम को, तो फिर आप भारत के साथ न्याय कर रहे हैं और आप देश के लिए क्यों काम कर रहे हैं। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये कंपनी है, कल इस वीडियो को सुन के मुझे कोई कह सकता है कि यार कुमार विश्वास, वो रवि भाई बैठे थे, तुमने बड़ी तारीफ कर दी, कंपनी तो है, पैसा कमा रही है, टर्नओवर है, लिस्टिंग है, सब कुछ है। देश का मतलब लाल किला थोड़ी है, देश का मतलब पार्लियामेंट थोड़ी है, देश का मतलब विधानसभा थोड़ी ही है। मैं अच्छा कवि बन जाऊं, आप अच्छा काम करने लगे, एम्प्लॉय बन जाएं, हमारे हिस्से का देश बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई बाहर से आदमी आमंत्रित नहीं करना है। केवल भारत में अगर आप हैं तो भारत का गौरव है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में हैं तो आप पूरे विश्व में भारत का गौरव है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते समय जब किसी एयरलाइंस की बुक निकालते हैं, जो ट्रैवलॉग बुक होती है, उसके पन्ने पलटकर देखते हुए अगर मुझे किसी भी इंडियन कंपनी का नाम मिलता है, व्हाट प्राउड आई एम फीलिंग कि दुनिया के आखिरी कोने में, जहां दुनिया खत्म होती है, जहां न्यू ईयर सबसे पहले आता है, इसके बाद तो केवल डॉल्फिन बच रही हैं, वहां भी हिंदुस्तान लिखा हुआ है। तो एज ए इंडियन मुझे फील हो रहा है। तो अगर आप सबको, अगर मैं किसी दुनिया के दूसरे देश में देखूं, अगर मैं स्पेन में जाऊं और मुझे लगे वहां की मुद्रा निकालनी है और मैं जाऊं उस एटीएम के पास और वहां मुझे एजीएस लिखा मिले, तो मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा भारतीय महसूस करूंगा, इतना ज्यादा हिंदुस्तानी महसूस करूंगा। देखिए, 1930 से लेकर 1960 तक अमेरिका में जो आदमी जहां खड़ा था वो उस देश के लिए मेहनत कर रहा था। इस देश में यही एक समस्या है और इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें कि आने वाले 25-30 साल अगर पूरा देश मेहनत कर ले, तो 19वीं शताब्दी अगर इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की थी, तो ये 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की हो सकती है, ये सेंचुरी हमारी हो सकती है। स्टार होने के लिए, इस देश में मोहब्बत पाने के लिए, एक्रेडिटेशन पाने के लिए फिल्में, क्रिकेट, लिटरेचर और पेस्ट्री होना बहुत आवश्यक नहीं है। जो लोग कहते हैं ना फिल्मों से ही मिलेगा, क्रिकेट से ही मिलेगा, लेकिन जिस समय दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा पर हिंदुस्तान जा रहा था, चंद्रमा पर, उस समय पूरे देश का सबसे बड़ा हीरो वो सामान्य सफेद शर्ट और एक ग्रे पैंट पहनने वाला इसरो का चीफ बन गया था। हर आदमी उसे अपना हीरो मान रहा। तो अगर आप अपना काम पूरी मेहनत, तल्लीनता के साथ करते हैं, तो एक दिन ईश्वर, नियति, डेस्टिनी जिसे कहते हैं, वो आपको रिवार्ड करता है। पहला है पेशेंस, दूसरा है प्रेजेंस, उपस्थित रहना। हम कई बार गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस है, पॉलिटिक्स में आप देखिए। और आखिरी है प्रोग्रेस का, जिसे मैं मानता हूं परसुएंस। आप परस्यू करते रहिए, जैसे आप एचआर में करते हैं अपने काम के लिए, लगातार छुट्टी हो, प्रमोशन हो, आप परस्यू करते हैं ना, लगातार बोलते रहते हैं। एक दिन वो इरिटेट होकर कहता है, दे यार इसे खत्म कर मामले को। ऐसे ही अपने काम के लिए, अपनी डेस्टिनी के आगे लगातार उससे कहते रहिए, अपने आप से कहते रहिए। तो अगर ये 3 P मिल जाएं तो प्रोग्रेस फाइनल है, होनी ही है। और मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तो यहां जो आंकड़े लिखे हुए हैं, ये इन तीनों के साथ मिलकर कम से कम 3 गुने तो लिखे होने चाहिए। ये आप वादा करें, खुद से भी, मुझसे भी और अपनी कंपनी से। सर, बस एक संदेश हमारे युवाओं के लिए कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो सब जनता है, 90% एक युवा है और युवाओं का कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं कि उसी वक्त उनको करियर का भी निर्माण करना होता है और फैमिली पे भी ध्यान देना होता है। वर्क लाइफ बैलेंस की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो युवा लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? मोहब्बत किसी से करिए, मुल्क से करिए, काम से करिए, किसी महबूब से करिएगा,
अगर आप पूरी नहीं करते तो बेकार है। कैफी का शेर है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो कुएं से नहाती नहीं। अगर आप जवान हैं, गालिब ने कहा है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। अगर आप एक काम ढंग से नहीं करते तो फिर कोई काम ढंग से नहीं करते। आधे 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 मत होइएगा। आधे प्रेमी बने, आधे अच्छे एम्प्लॉयर बने, आधे अच्छे एम्प्लॉय बने, आधे अच्छे बेटे बने, आधे अच्छे भाई बने। जो करिए पूरा करिए।